हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं पंकज कुमार, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। और जैसे कि लास्ट लेक्चर से अपन देख रहे हैं कि डीसी मशीन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने डीसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन, डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन, उनके ऑपरेशन के बारे में, बेसिक प्रिंसिपल के बारे में, मोटर के ऑपरेशन के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में अपन ने देख लिया। ओके, तो बेसिक अपन को डीसी मशीन के बारे में पता चल गया। अब अपन थोड़ा उसके यूज के हिसाब से अंदर की तरफ जाते हैं। तो उसके लिए अपने जनरेटर के अंदर देखा कि एक वोल्टेज जनरेट होगा। कहाँ पे जनरेट होगा? आर्मेचर पे वोल्टेज जनरेट होता है, और उस आर्मेचर पे जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसको अपन आउटपुट की तरफ ले लेते हैं, और आउटपुट पे जब लोड कनेक्ट कर देंगे तो जो वोल्टेज है वहां से करंट निकलेगी और लोड को जाएगी, और वहां पे एक आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा। ओके, तो वहां पे जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो कितना हो रहा है, क्योंकि वो का वो ही वोल्टेज जब मोटर में भी एक जनरेटर के ऊपर वोल्टेज तो जनरेट होगा ही होगा, जिसको भी कि बैक ईएमएफ बोलते हैं अपन, तो उसके बारे में भी स्टडी हो जाएगी। दोनों के लिए सेम ईएमएफ इक्वेशन, जो जनरेटेड ईएमएफ है, जनरेटेड वोल्टेज है, उसकी इक्वेशन सेम होती है। तो अब एक कॉमनली दोनों के लिए अपन एक ईएमएफ इक्वेशन के बारे में देख लेते हैं कि ईएमएफ इक्वेशन, जितना वोल्टेज जो आर्मेचर पे जनरेट होगा वो क्या होगा? जनरेटेड वोल्टेज एट आर्मेचर, इसको जनरेटर में ईजी के नाम से दिखाते हैं, जनरेटेड ईएमएफ, और मोटर में बैक ईएमएफ, मोटर बैक ईएमएफ इसको बोलते हैं। ओके, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? अपन को ये निकालना है। माना कि एक मशीन है जो अपन कंसिडर कर रहे हैं, उसके अंदर यहाँ पे P है नंबर ऑफ पोल, एक P पोल की मशीन है जिसमें जो फ्लक्स है पर पोल का, उसको फाई से डिनोट करना है अपन, फ्लक्स पर पोल, क्योंकि हर पोल कुछ फ्लक्स जनरेट करेगा, तो पर पोल का फ्लक्स हो गया फाई हो गया। जेड हो गए उस आर्मेचर के अंदर रखे हुए टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, एन हो गई है जो उसकी स्पीड है, वो मशीन शाफ्ट जिस स्पीड से घूम रही है उसकी स्पीड, इसको बोलेंगे रिवॉल्यूशन आरपीएम के अंदर, मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि एक मिनट के अंदर कितने चक्कर लगा रही है उसके हिसाब से अपन देंगे। ए हो गया पैरेलल पाथ, जितने कंडक्टर हैं वो सारे के सारे कंडक्टर आपस में एक दूसरे से सीरीज में नहीं जुड़े होंगे, कुछ सीरीज में जुड़े होंगे और फिर उनके पैरेलल पाथ होंगे, तो उस हिसाब से डिवाइड हो जाएगा कि जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इतने हैं और टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ये है, तो जेड बाई ए कर देंगे अपन, तो एक पैरेलल पाथ के अंदर कितने कंडक्टर वो अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां से एन स्पीड है आरपीएम के अंदर, यदि अपन इसको आरपीएस में देखना चाहें, रिवॉल्यूशन पर सेकंड के, तो एक मिनट में कितने चक्कर हैं एन, तो एक सेकंड में कितने हो जाएंगे? एक मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 60 का डिवाइड कर देंगे, तो ये स्पीड किसके अंदर आ जाएगी? आरपीएस के अंदर, कि एक सेकंड के अंदर कितने रिवॉल्यूशन लगा रहा है। ठीक है, अब मैंने जब फेराडे का ईएमएफ इक्वेशन बताई थी, तो इसमें बताया था E इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज जो जनरेट होता है ईएमएफ, E इज इक्वल टू होता है एन डी फाई बाई डी टी। ओके, तो यदि अपन पर कंडक्टर के लिए निकालना चाहें तो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड पर कंडक्टर, तो उसको क्या लग सकता है अपन? डी फाई बाई डी टी, क्योंकि पर कंडक्टर निकालना है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब डी फाई बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी? डी फाई बाई डी टी, डी फाई क्या है? डी फाई है एक रिवॉल्यूशन के अंदर कितना फ्लक्स कंडक्टर से कनेक्ट हो रहा है, यानी कि कितना फ्लक्स जो कंडक्टर को कट कर रहा है एक रिवॉल्यूशन के अंदर, तो फ्लक्स कट in one revolution by one conductor, क्योंकि by one conductor अपन ने पहले ही ले लिया यहाँ पे, by one conductor, और dt क्या हो गया? उस एक रिवॉल्यूशन में लगा टाइम टेकन इन वन रिवॉल्यूशन।
ठीक है। तो अब अपन ने d∅dt से अपन को क्या पता चल जाएगा, एक चक्कर के अंदर कितना फ्लक्स कटा है एक कंडक्टर के लिए। तो d∅ कितना हो जाएगा यहाँ पे, फ्लक्स कट इन 1 रिवॉल्यूशन। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स पर पोल कितना है, फाई है, तो है ना टोटल फ्लक्स हो जाएगा p इंटू फाई, टोटल नंबर ऑफ पोल इंटू टोटल एक पोल का फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स हो गया एक चक्कर के अंदर कटने वाला p∅, और एक चक्कर के अंदर कितना टाइम लगेगा, n/60 क्या है, चक्कर है एक सेकंड के अंदर, ठीक है, n/60 है एक सेकंड के अंदर चक्कर। तो एक चक्कर में कितना टाइम लगेगा, 60/n इक्वल टू n p∅/60। ये क्या आ गया, E के बराबर, EMF इंड्यूस्ड EMF के बराबर, ठीक है, और किस में आएगा, वोल्ट में। अब ये आ गया अपने पास में, ये क्या आया है, एक कंडक्टर के अंदर टोटल वोल्टेज जनरेटेड आ रहा है। तो अब अपन को निकालना है सभी कंडक्टर के अंदर। तो टोटल पाथ कितने हैं, A, और टोटल कंडक्टर कितने हैं, Z। तो एक पैरेलल पाथ के अंदर कितना, एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर हो जाएंगे, Z/A, ठीक है। तो कंडक्टर इन वन पैरेलल पाथ, वन पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर हैं, Z/A, ठीक है। तो EMF इंड्यूस्ड इन, तो टोटल EMF इंड्यूस्ड इन आर्मेचर कितना हो जाएगा, इन द आर्मेचर इज EMF पर पैरेलल पाथ। क्योंकि ये तो क्या है, अभी जो निकाला ये एक कंडक्टर के लिए, अपन को एक पूरे आर्मेचर के अंदर चाहिए। तो एक पैरेलल पाथ में जितने कंडक्टर होंगे उनके अक्रॉस जितना वोल्टेज आएगा वो का वही बाहर रहेगा, क्योंकि सभी पैरेलल पाथ के अक्रॉस वोल्टेज तो बराबर रहता है, सीरीज में नहीं। तो अपन को यहाँ पता चल जाए एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं, इतने सीरीज में कंडक्टर जुड़े हुए हैं। तो इन सभी कंडक्टर का वोल्टेज क्या होगा, जुड़ जाएगा आपस में। तो यहाँ पे जो EMF आ जाएगा टोटल, वो कितना आ जाएगा, Np∅/60। तो अपन ने पहले कर ही लिया था इसको, Z/A से, यानी कि इतने कंडक्टर एक पैरेलल पाथ में है तो इनको वापस से आपस में वोल्टेज इनका जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, Np∅Z/60A। ये आ जाएगा आपका जनरेटेड EMF, या इसको बैक EMF भी अपन बोल सकते हैं। मोटर के लिए बैक EMF बोलेंगे और जनरेटर के लिए EG बोलेंगे, यानी कि जनरेटेड EMF Np∅Z/60A, ठीक है। तो यदि जनरेटेड EMF के लिए अपन देखें तो स्पीड है, स्पीड चेंज हो सकती है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ एक मशीन में यदि जब बनाया, डिजाइन किया उस मशीन को, उस टाइम पे जितने पोल हैं अपन ने डिजाइन कर दिए, उतने पोल उस मशीन के अंदर हमेशा के लिए पोल फिक्स हो जाएंगे। डिजाइन में जितने पोल बनाए वो पोल फिक्स हैं, तो P क्या है, फिक्स हो जाएगा कांस्टेंट। Z है तो डिजाइन के टाइम पे जितने कंडक्टर बना दिए वो बना दिए। A क्या है, A है पैरेलल पाथ, जितने पैरेलल पाथ बना दिए वो बना दिए। अब यहाँ पे N, एक तो मशीन की स्पीड अपन कभी भी चेंज कर सकते हैं कम ज्यादा करके, ठीक है। और एक फ्लक्स पर पोल, यदि फील्ड वाइंडिंग के अंदर करंट की वैल्यू को मैं चेंज कर दूं, यदि फील्ड वाइंडिंग की करंट को चेंज कर दें अपन, तो फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। तो जो जनरेटेड EMF है वो किस पे डिपेंड करेगा, जनरेटेड EMF डिपेंड करेगा स्पीड पे और फ्लक्स पे डिपेंड करेगा। यदि स्पीड बढ़ाएंगे तो जनरेटेड EMF बढ़ेगा, और यदि फ्लक्स बढ़ाएंगे तो भी जनरेटेड EMF बढ़ेगा। यदि मोटर के लिए देखें तो जनरेटर के लिए तो क्या था इम्पोर्टेंट, वोल्टेज इंपॉर्टेंट है कि क्या जनरेटेड वोल्टेज मिलेगा अपन को आउटपुट में, जबकि मोटर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्पीड की अपन को आउटपुट में कितनी स्पीड मिलेगी। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, बैक EMF N प्रोपोर्शनल टू EB/∅, क्योंकि अपन जब इनपुट वोल्टेज चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से बैक EMF भी चेंज हो जाएगा, बैक EMF चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे अपन फ्लक्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अपन मशीन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मशीन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए या तो अपन को बैक EMF को चेंज करना पड़ेगा, और बैक EMF को अपन कैसे चेंज कर सकते हैं, इनपुट सप्लाई वोल्टेज को चेंज करके, और फ्लक्स में भी फील्ड वाइंडिंग की करंट को चेंज करके अपन स्पीड को चेंज कर सकते हैं। यानी कि फील्ड वाइंडिंग की वैल्यू को, फ्लक्स को अपन कम करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी। यदि N कम होगा तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी अपनी, और यदि
अपना वोल्टेज कम होगा तो क्या होगी, स्पीड कम होगी, यानी कि एन ईबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फ्लक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोटर के लिए, क्योंकि अपन अभी आगे टॉपिक देखने वाले हैं स्टार्टर और उसके बाद में स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही आएगा, क्योंकि स्पीड कंट्रोल करेंगे अपन, इसी वजह फ्लक्स को कम करके स्पीड को बढ़ा सकते हैं, तो फ्लक्स कम करके स्पीड को कंट्रोल करेंगे अपन। और अपन को यदि मान लो स्पीड को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, स्पीड को बढ़ाना है तो फ्लक्स को कम कर देंगे और स्पीड बढ़ जाएगी यहाँ पे। और यदि मान लो स्पीड को कम करना है तो वोल्टेज को, सप्लाई वोल्टेज को कम कर देंगे तो अपनी स्पीड कम हो जाएगी। तो स्पीड कंट्रोल का मतलब है स्पीड को ज्यादा या कम करना, उसको अपन वोल्टेज और फ्लक्स को चेंज करके अपन कर सकते हैं। तो वो दोनों कॉन्सेप्ट कहाँ से आएंगे, स्पीड कंट्रोल के इसी इक्वेशन से ही आएंगे। अब जब अपन स्टार्टर के बारे में देखने जाएंगे तो स्टार्टर के में भी अपन को पता चलेगा कि अपन स्टार्टर क्यों यूज कर रहे हैं, वो भी इसी फॉर्मूला से अपन को पता चलेगा। तो ये जरूर ध्यान में रखना, मोटर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि किसके प्रोपोर्शनल है और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं स्टार्टर्स के बारे में। कि जब डीसी मोटर को अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो अपन को किन किन कॉन्सेप्ट का ध्यान में रखना है, कि किन किन बेसिक चीजों का ध्यान में रखना है। और यदि अपन ने मान लो एक स्विच लगा दिया, सीधे डीसी मोटर को स्टार्ट कर दिया, जैसे बेसिक डिजाइनिंग की अपन ने डीसी मोटर की और उसको सीधे ही स्टार्ट कर दिया, तब क्या मशीन पे फर्क पड़ेगा, तो उसके पहले वो देखते हैं। तो यदि अपन किसी डीसी मोटर को डायरेक्टली स्टार्ट कर दें, ठीक है, मान लो डीसी मोटर का रेटेड वोल्टेज जैसे 230 वोल्टेज सिंगल फेज मोटर है, उसको डिजाइन किया जैसे भी अपन ने ऊपर थी उस तरीके से आपने डिजाइन किया और उसके बाद में रेटेड वोल्टेज लगा दिया, तो क्या होगा, स्टार्टिंग में ये जो मोटर है वो हाई करंट खींचेगी। हाई करंट क्यों खींचेगी, मैं एक बार स्टार्टर कोई भी एक शंट मोटर का एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूँ आपको। ब्रश बना दिया अपन ने, ये आर्मेचर बन गया, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग लगा दी और इधर से सप्लाई वोल्टेज अपन देंगे इधर से, और अपनी करंट जो है टोटल लोड करंट इस तरीके से जाएगी, इसमें से आर्मेचर करंट इसके अंदर जाएगी और फील्ड करंट इसके अंदर जाएगी। ठीक है, ये फील्ड वोल्टेज हो गया, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पे कौन सा वोल्टेज है, बैक ईएमएफ है यहाँ पे। ओके, और बैक ईएमएफ का मैंने क्या बताया अभी, एन प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ईबी अपॉन फाई। ओके, वोल्टेज का प्रोपोर्शनल और फ्लक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब क्या होगा यहाँ पे, यदि इस करंट आईए की इक्वेशन लिखूं मैं, तो इस आईए की इक्वेशन क्या हो जाएगी, केवीएल के अनुसार V माइनस ईबी अपॉन आर ए। ठीक है, इसकी जो वोल्टेज की इक्वेशन आएगी, यहाँ पे वोल्टेज V हो गया तो V माइनस ईबी अपॉन आर ए, ये वोल्टेज की इसकी करंट की इक्वेशन हो गई, जो कि आर्मेचर करंट है अपनी, उसकी इक्वेशन हो गई है। अब क्या होगा, मान लो मैंने स्टार्टिंग में ही फुल वोल्टेज लगा दिया, अब स्टार्टिंग में स्पीड क्या है, जीरो है, जब मोटर को स्टार्ट नहीं किया हुआ था मोटर स्पीड जीरो है, तो ये जीरो है तो बैक ईएमएफ कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एट स्टार्ट एन इज इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज ईबी इज इक्वल टू जीरो। तो आईए करंट कितनी हो जाएगी, V अपॉन आर ए, वेरी हाई एट स्टार्ट। तो यदि अपन ने मशीन में कुछ डिजाइन को चेंज किए बगैर डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया, तो बैक ईएमएफ की स्टार्टिंग में जीरो होने की वजह से, और यदि अपन ने सप्लाई वोल्टेज फुल लोड वोल्टेज लगा दिया तो बहुत ही हाई करंट फ्लो हो जाएगी, क्योंकि जब मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी फुल, तो ये बैक ईएमएफ भी काफी बढ़ जाएगा। तो V के प्रपोज लगभग बराबर आ जाता है, थोड़ा सा कम रहता है। तो उस टाइम पे ये जो ऊपर का अपना जो है क्वांटिटी, वो उसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ही कम हो जाएगी, तो करंट कम हो जाएगी। बट स्टार्टिंग में EB की वैल्यू जीरो होने की वजह से यहाँ पे करंट है वो बहुत ही हाई मात्रा में फ्लो होगी, इसलिए अपन डीसी मोटर को डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में जो करंट है वो बहुत ही ज्यादा फ्लो होगी यदि अपन ने सप्लाई वोल्टेज जो फुल वोल्टेज लगा दिया। और इससे क्या होगा कि बहुत ही हाई करंट, वेरी हाई होने की वजह से जो अपनी कम्यूटेटर है, ब्रश है, उसके जलने के चांस रहेंगे, वाइंडिंग है वो जलने के चांसेस रहेगी, क्योंकि बहुत ही करंट, हाई करंट फ्लो होगी तो कम्यूटेटर जल सकता है अपना।
जो ब्रशेज हैं वो जल सकती हैं, कंडक्टर हैं जो आर्मेचर के अंदर वो जल सकते हैं। और या मान लो कि ये सहन भी कर गए माइक्रो सेकंड के लिए, तो इसकी शाफ्ट जो है बहुत ही ज्यादा स्पीड से यहाँ पे मशीन घूम जाएगी, यहाँ पे मोटर जो है बहुत ही हाई स्पीड से घूमेगी। इसकी वजह से अपना जो मैकेनिकल डैमेज है, शाफ्ट के टूटने के भी चांस हो सकते हैं। और इतना हाई करंट फ्लो होने के कारण जो आसपास के जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए होंगे, आसपास के जो इक्विपमेंट अपने घर में चल रहे होंगे, तो उनके अंदर भी वोल्टेज डिप हो जाएगा। उनपे जो लाइट वगैरह जल रही है तो वो एकदम से डिप हो जाएगा, वोल्टेज तो बहुत ही कम जलने लगी। तो इसको रिमूव करने, अब ये प्रॉब्लम है डीसी मोटर के साथ में, तो अब क्या करें? क्या इसको यूज ही नहीं करें मोटर को? ऐसे थोड़ी कि बना लिया अब यूज ही नहीं करें। तो इसके साथ में कुछ एडिशनल अपन फीचर दे दें, तो उसके बाद में अपन इस मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? जो ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है? बहुत ही हाई करंट, स्टार्टिंग में जो हाई करंट है उसकी वजह से आ रही है। अपन यदि इस प्रॉब्लम को हटा दें तो क्या होगा कि अपन मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? अपन एक स्टार्टर यूज करेंगे, एक स्टार्टर यूज करेंगे। वो स्टार्टर क्या काम करेगा? वो स्टार्टर करेगा कि स्टार्टिंग में जो करंट है हाई वैल्यू की, उसको कम कर देगा। ठीक है, वो हाई करंट को कम कर कैसे देगा? अपन को पता है कि करंट जो है, रेजिस्टेंस यदि अपन इस पाथ का बढ़ा दें, यदि इस पाथ का रेजिस्टेंस अपन बढ़ा दें, आर्मेचर के साथ जो रेजिस्टेंस, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसके साथ में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस और लगा दें इस आर्मेचर के साथ में, तो क्या होगा कि करंट कम होगी, कम फ्लो होगी। लेकिन अपने प्रॉब्लम कब आ रही है? सिर्फ स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम आ रही है, बाद में नहीं है। जब स्पीड बढ़ जाएगी उस टाइम पे करंट अपने आप ही बहुत कम हो जाएगी, उस टाइम पे अपन को रेजिस्टेंस नहीं चाहिए। इसलिए अपन स्टार्टिंग में तो यहाँ पे इस तरीके से रेजिस्टेंस जोड़ें कि स्टार्टिंग में तो यहाँ पे एक आर्मेचर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस रहे, और धीरे धीरे जब नॉर्मल कंडीशन आ जाए, स्पीड अपने नॉर्मल कंडीशन पे आ जाए, उस टाइम पे अपन रेजिस्टेंस को धीरे धीरे करके हटा दें। क्योंकि रेजिस्टेंस एक लॉस है, रेजिस्टेंस पावर का लॉस करेगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसलिए अपन कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस को सर्किट में जोड़ के नहीं रख सकते। सिर्फ स्टार्टिंग पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं तो स्टार्टिंग पर्पज के लिए ही अपन को लगा के रखना है। तो एक स्टार्टर होगा, उसकी 4 फंक्शनलिटी होंगी। देयर आर 4 फंक्शनलिटी डिजाइंड फॉर ए स्टार्टर। तो जो प्रॉब्लम क्या आ रही है वो मैंने बता दिया कि अब इसके लिए जरूरत क्या है? स्टार्टर। स्टार्टर किस तरीके से काम करेगा? जो क्या करेंगे स्टार्टर के अंदर, क्यों चाहिए अपन को? करंट कम करने के लिए। कैसे कम करंट करेगा? रेजिस्टेंस ऐड करके। और इसके साथ में कुछ और फंक्शनलिटी भी ये स्टार्टर देना चाहिए। तो एक स्टार्टर के 4 फंक्शन होने चाहिए। देयर आर 4 फंक्शन डिजाइन्ड इन ए स्टार्टर। कौन कौन से 4 फंक्शन होंगे? सबसे पहले एक तो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस वो सर्किट के अंदर ऐड करना चाहिए। ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड है कि यदि मान लो कि अपना लाइट चली गई बीच में, तो मान लो पहले, अभी और आगे समझ में आ जाए, पहले लिख देता हूं मैं, फिर डायग्राम जब बनाऊंगा स्टार्टर का तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब वोल्टेज चला जाए तो उस टाइम पे वापस से पूरा का पूरा रेजिस्टेंस सर्किट में कनेक्ट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहां तक नो वोल्टेज रिलीज। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में फुल रेजिस्टेंस है, फिर धीरे धीरे मान लो मशीन पूरी एफिशिएंसी पे चलने लग गई तो रेजिस्टेंस हट गया। तो अब यदि मान लो बीच में लाइट चली गई तो वापस से सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहां पे छूटा था वहीं की वहीं रह जाए। ठीक है। फिर तीसरा है, मान लो कि फील्ड फ्लक्स एकदम से कम हो गया, फील्ड फेल्योर, यानी कि मान लो फील्ड की जो लाइन है उसके अंदर, फील्ड की लाइन है वो टूट गई, तो यहाँ पे क्या होगा? फील्ड फ्लक्स 0 हो जाएगा। और फील्ड यदि मान लो 0 हुई ये, तो मोटर की शाफ्ट जो है वो आपको पता है इन्फिनिटी स्पीड से घूमेगी, मतलब शाफ्ट टूट जाएगी। तो यदि अपने पास में फील्ड फेल्योर की कंडीशन अगर हो रही है तो फील्ड फेल्योर रिलीज होना चाहिए वहां पे, मतलब मशीन जो प्रिवेंशन होना चाहिए, मतलब मशीन अपने आप बंद हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी शाफ्ट टूट जाए, तो फील्ड फेल्योर प्रिवेंशन भी होना चाहिए। और जो लास्ट है वो है, यदि मान लो मोटर के ऊपर लोड है वो उसकी कैपेसिटी से ज्यादा आ रहा है, ओवरलोड हो रही है, तो मशीन ओवरलोड प्रिवेंशन उसको, सॉरी ओवरलोड
रिलीज होना चाहिए, यानी कि मशीन को अपने एक सेफ्टी फीचर देना पड़ेगा कि यदि मशीन के पास में ओवरलोड आ रहा है तो अपने पास में वो मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाए। ओवर वोल्टेज, ओवरलोड, रिलीज, ये 4 तरह के जो डिजाइन है वो एक स्टार्टर के अंदर होनी चाहिए। स्टार्टर क्या है, कैसे काम करेगा, ये सब मैंने बता दिया। अब मैं एक स्टार्टर का डिजाइन बना के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। खूब तरह के स्टार्टर होते हैं लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। उसका डायग्राम बनाएंगे अपन। 3 पॉइंट स्टार्टर उसको बोलते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर के अंदर किस तरीके से 3 पॉइंट स्टार्टर को अपन मशीन के डिजाइन के साथ में जोड़ेंगे। ये अपना आर्मेचर हो ही गया, ठीक है। इसके साथ में ये फील्ड वाइंडिंग हो गई अपनी, डीसी मशीन है। अब क्या करेंगे अपन, मैंने बताया था आर्मेचर के साथ में एक रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे। तो मैं एक एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है उसको जोड़ रहा हूं। हो सकता है डायग्राम इतना साफ सुथरा न बने, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। डायग्राम से इतना कोई वो नहीं है। ये 1 नंबर पॉइंट हो गया, 2 नंबर पॉइंट हो गया, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ठीक है। यहाँ पे आ गया 7 नंबर। 1 2 3 4 5 6 7, ये है रेजिस्टेंस अपना, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने इसको इसके साथ में जोड़ ही रखा है। अब यहाँ पे एक आर्क टाइप की एक प्लेट बना देंगे यहाँ पे। और ये फील्ड वाइंडिंग कहाँ से कनेक्ट रहेगी, यहाँ पे एक फील्ड फ्लक्स के लिए ये यहाँ पे अपन ने कनेक्ट कर लिया। एक डायग्राम को धीरे धीरे बनाते रहो आप भी। इसके साथ में मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे इसको डीसी मशीन है तो प्लस माइनस 2 सप्लाई होंगी ही। ओके, तो ये हैंडल है, स्टार्टर हैंडल। स्टार्टर हैंडल बता दिया। अब ये है स्टार्टिंग रेजिस्टेंस। ग्रेडेड बोलते हैं इसको क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में है। अब ये है ओवरलोड रिले। चार तरह के फंक्शन रिले बता दी। ओवरलोड रिले, ये फ्लक्स प्रिवेंशन मेथड, ठीक है। फ्लक्स फील्ड फेलियर बताया था मैंने, इसको बोलते हैं होल्ड ऑन कॉइल है। ये होल्ड ऑन कॉइल एक्शन है इसका प्रोपोर्शनल टू IF, क्योंकि फील्ड करंट इसके अंदर फील्ड करंट ही जाएगी और ये फील्ड करंट यहीं से ही आएगी। यहाँ पे आते ही पूरी तरीके से ऑन हो जाएगा। यहाँ पे ऑफ रहता है ये मशीन, यहाँ पे ऑफ की कंडीशन है। ओके, ये फील्ड वाली हो गई, ये आर्मेचर हो गया अपना। ओके, ऑन
सारी की सारी अब इस 3 पॉइंट स्टार्टर इस तरीके से दिखाई देता है अपना। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सप्लाई यहाँ से जाएगी। ठीक है, अब स्टार्टिंग में ये हैंडल जो है वो यहाँ पे रहेगा, यानी कि ऑफ कंडीशन पे रहेगा। अब आर्मेचर वैसे कितना है अपना, ये आर्मेचर है, ये फील्ड है, और अपन यहाँ से सीधे यहाँ से इन दोनों को सप्लाई दे देते हैं। लेकिन अब अपन ने क्या किया, ये रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा ऐड कर दिया अपन ने। तो अब ये यहाँ पे ब्रास का ये प्लेट आर्क प्लेट बनी हुई है, यहाँ से इस हैंडल को अपन धीरे धीरे यहाँ से टच करते करते पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर पे होगा तो इतना सारा रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा सर्किट के अंदर ऐड होगा। इतना सारा सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस ऐड होगा तो क्या होगा, करंट कम फ्लो होगी, स्पीड बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे लाएंगे, फिर 3 नंबर पे लाएंगे, फिर 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, 7 नंबर पे लाएंगे। लास्ट में 7 नंबर पे आते आते और भी अपन ग्रेडिंग कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे जब ना ये हैंडल टच हो जाएगा तब ये पूरी तरीके से सर्किट से जो रेजिस्टेंस है वो कट आउट हो जाएगा। और स्टार्टिंग में ये रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर धीरे धीरे ऐड होगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी, उसके बाद में करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। मतलब स्टार्टिंग में जो अपने हाई करंट आ रही थी उससे अपन बच गए हैं, यहाँ पे वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि स्टार्टर रेजिस्टेंस ऐड हो गया। दूसरा था नो वोल्टेज रिलीज। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हैंडल है, ये हैंडल इससे यहाँ से टच होते होते जाएगा और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट वो इस वाले पार्ट के साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये इसमें फिट हो जाएगा और ये फील्ड फ्लक्स होने की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट होगा इन दोनों के बीच में। फील्ड करंट इधर से निकलेगी, ये कोर है, ये फील्ड फ्लक्स हो जाएगा, ये आयरन कोर बनी का एक तरीके से हो गया और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। यहाँ पे जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे ये हमेशा कांटेक्ट में इसके साथ में रहेगा। और जैसे ही वोल्टेज यहाँ से जाएगा वापस से इसके अंदर से क्या हो जाएगी, करंट जीरो हो जाएगी। इसके अंदर से करंट जीरो हो जाएगी तो कोई भी फंक्शन यहाँ पे ये जो मैग्नेट की तरह काम करेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट है। और ये हैंडल यहाँ से अपने आप ही स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब अब यदि वोल्टेज जब वापस से, जैसे लाइट चली गई तो वोल्टेज चला गया तो वापस से यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे ही लाइट आएगी वापस से स्टार्टिंग 1 से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। मान लो नो वोल्टेज रिलीज की कंडीशन अपन ने नहीं रखी और ये हैंडल यदि यहीं की यहीं रह गया, लाइट चली गई और फिर से वापस से आ गई तो अपना जो मोटर है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, डायरेक्टली विदाउट रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाएगी और जलने के चांस रहेंगे। थर्ड मैंने बताया था फील्ड फेल्योर प्रिवेंशन। अब इसमें क्या है, फील्ड फेल्योर प्रिवेंशन में यहाँ से ये जो सर्किट, ये जो आयरन कोर का या जो हैंडल के साथ में कनेक्शन का जो होल्ड ऑन कॉइल है वो कहाँ से एनर्जाइज हो रही है, फील्ड करंट से एनर्जाइज हो रही है। फील्ड करंट इधर से ही आ रही है। जैसे ही फील्ड फेलियर होगा या ये लाइन टूट जाएगी तो इस लाइन में करंट फ्लो ही नहीं होगा। ये फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इसका खत्म हो जाएगा और खत्म होने से यहाँ पे जो अपना हैंडल है वो रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे इधर की तरफ आ जाएगा। तो फील्ड फेलियर प्रिवेंशन भी होगा। ओवरलोड रिलीज में क्या होगा, ओवरलोड रिलीज में मान ये ओवरलोड रिले अपन ने यहाँ पे बनाई है। ओवरलोड रिलीज में क्या होगा कि ये जो दोनों वायर हैं वो दोनों आपस में वायर में ये जब नीचे की तरफ पुश हो जाएगा और ये दोनों वायर आपस में टच हो जाएंगे तो ये दोनों वायर आपस में शॉर्ट हो जाएंगे और करंट सीधे इधर से ही फ्लो हो जाएगी। यानी कि ये जो मैग्नेट के पे लपेटे हुए तार हैं इनमें करंट फ्लो नहीं होगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट खत्म हो जाएगा और हैंडल अपना वापस से रिलीज होके इधर की तरफ आ जाएगा। तो इसमें हर तरह की जो चारों फंक्शनलिटी थी 3 पॉइंट स्टार्टर के अंदर अपने पास में है। ठीक है, तो और ये मोटर किसके साथ में काम करती है, वर्क विद शंट एंड कंपाउंड मोटर। ठीक है, और भी तरह के स्टार्टर होते हैं, जैसे 4 पॉइंट स्टार्टर भी होता है, 2 पॉइंट स्टार्टर भी होता है। 3 पॉइंट स्टार्टर में क्या होती है कि फील्ड वीकनिंग की फैसिलिटी पे भी, जैसे फील्ड कमजोर हुई, यहाँ पे फील्ड कमजोर हो गई तो भी ये इसको हैंडल को रिलीज कर देगा, जबकि करना नहीं चाहिए। क्योंकि अपन को जब स्पीड बहुत ही ज्यादा स्पीड बढ़ानी होगी तो अपन को फील्ड को कम करके, क्योंकि अपन को पता है n प्रोपोर्शनल टू E/5 होता है, EB/5 होता है, तो फील्ड को कम करके अपन स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मान लो बहुत ही कम इस फील्ड कर दी तो स्पीड हाई हो जाएगी यहाँ पे, और उस कंडीशन में ये यहाँ पे ये हैंडल को पकड़ के नहीं रख पाएगा और रिलीज हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर, इसलिए एक 4 पॉइंट स्टार्टर भी होता है। 4 पॉइंट स्टार्टर भी अपन यूज कर सकते हैं इसके साथ में। सीरीज मोटर के साथ में 2 पॉइंट स्टार्टर यूज कर सकते हैं। अपन को सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्योंकि सीरीज मोटर में क्या होगा 2 पॉइंट, यहाँ पे 3 पॉइंट स्टार्टर क्यों बोल रहे हैं इसको, 1 2 3 है, यहाँ पे 3 पॉइंट है, 1 पॉइंट ये है, एक ये है और एक ये है स्टार्टर। अब उसमें सीरीज में क्या होगा, फील्ड यहीं पे रहेगी,
ठीक है। तो ये जो भी कनेक्शन यहाँ से शंट वाले फील्ड से इसके साथ में बन रहे हैं वो कनेक्शन सीरीज के साथ में इससे बनेंगे, ये इससे मिल जाएंगे और शंट के फील्ड के करंट इससे बन जाएंगे। तो उसको यहाँ पे जो दो पॉइंट है वो पॉइंट खत्म होकर एक ही पॉइंट बन जाएगा, तो इसलिए बोलते हैं उसको 2 पॉइंट स्टार्टर। तो सीरीज मोटर के साथ में 2 पॉइंट स्टार्टर काम में आता है। और अपन को फील्ड वीकनिंग के साथ को सपोर्ट करना है तो 4 पॉइंट स्टार्टर अपने पास में काम में आएगा। तो ये सब मेथड अपन को बेसिक ध्यान में रखना है मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये ध्यान में रखना, ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्पीड कंट्रोल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप चैप्टर पहले जरूर ध्यान से देख लेना, तभी वो टॉपिक समझ में आएगा। ओके, सो दूसरों के साथ भी शेयर करना, लाइक करना, ताकि दूसरों को भी फायदा हो सके। ओके, थैंक यू।